नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पीएससी अड्डा पर। मैं आपका दोस्त भूपेंद्र सिंह चंद्रावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है और जो हमारे पूरा सेशन चल रहा है इसमें हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी की मेंस आंसर राइटिंग को लेकर। आज जो मैंने आपको प्रश्न दिया था वो था मध्य प्रदेश के ऊर्जा संसाधनों पर एक लेख लिखना था। हालांकि मैंने आपको जो फेसबुक, यूट्यूब या व्हाट्सएप जहां पर भी अवेलेबल करवाया, मैंने इसको 300 शब्दों में आपको लिखने को कहा था। हालांकि मेरा उत्तर यहाँ 300 शब्दों से क्रॉस जा रहा है, क्योंकि मैंने इसको एज ए निबंध के रूप में लिखा है और डिटेलिंग में इसलिए लिखा है ताकि आप उसमें से अच्छी चीजें निकाल सको अगर आपको कोई समस्या हो तो। अब सबसे पहली बात, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो फेकोलॉजी बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आपके पास जो प्रश्न है उसका अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। बात ऊर्जा संसाधन की है, यानी ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं, दिमाग में आना चाहिए आपकी कि ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं, परंपरागत, गैर परंपरागत, या नवीकरणीय, अनवीकरणीय जिसे कहते हैं। इसमें सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा वगैरह वगैरह सब आता है। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ पूछा है तो सबसे मेन बात कि आपके पास आंकड़े भी होना चाहिए। आंकड़ों के साथ उत्तर हमेशा पुष्ट होता है। मैं एक बात आपको एक नॉर्मल से उदाहरण के तहत समझाता हूं कि अगर ऐसा हो कि मैं आपसे बताऊं कि भारत में कोरोना के बहुत ज्यादा मामले हैं, कुछ लोग ठीक हो गए, कुछ नहीं हुए, लेकिन यही बात अगर ऐसा हो कि भारत में लगभग 2 लाख जो कोरोना के मामले क्रॉस हो चुके हैं और अभी तक आधे से ज्यादा यानी कि लगभग 1 लाख से ऊपर ज्यादा लोग रिकवर कर चुके हैं। अब ये आंकड़ा एक तरीके से स्पष्ट दर्शाता है कि हाँ, वाकई में लोग कितने हैं, रिकवरिंग कितनी हुई। वैसे ही आपके उत्तर में अगर आंकड़े होंगे तो आपका उत्तर बहुत अच्छा जाएगा और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। चलिए, यहाँ उत्तर अगर आपको 300 शब्दों में लिखना है तो आप एक भूमिका उसकी जरूर रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और कम से कम जो बड़े उत्तर है उसमें तो आपकी 3 से 4 लाइन में भूमिका होनी चाहिए। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और उत्तर में बताऊंगा आगे आपको कि आप इसको बेहतर कैसे कैसे लिख सकते थे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक जो चीज है वो ये कि आप इस चीज को समझिए खास तौर पर कि एक भारत और मध्य प्रदेश के संदर्भ में कुछ बात आपको करनी होगी। जैसे कि किसी भी राष्ट्र के उत्थान में ऊर्जा की मांग और पूर्ति अति महत्वपूर्ण पहलू है। भारत की ऊर्जा आवश्यकता वैश्विक क्षेत्र पर समय के साथ बढ़ रही है एवं भारत सरकार के कई कार्यक्रमों में इनकी विशेष चर्चा है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में यह जनसंख्या में छठा एवं क्षेत्रफल में दूसरा स्थान होने के कारण ऊर्जा संसाधन की प्रचुरता होने के बाद भी इसकी कमी है, किंतु विगत वर्षों में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऊर्जा उत्पादन में बेहतर प्रदर्शन किया गया। ये कम से कम 4-5 लाइनों में एक भूमिका थी जिसमें मैंने भारत और मध्य प्रदेश दोनों के संबंध में बात कह दी है। दूसरा है कि आप इस पैराग्राफ में एक चीज नोटिस करेंगे कि शायद सिर्फ आपको एक यहाँ पर और दो ही जगह यहाँ पर आपको पूर्ण विराम देखेंगे, उसके बाद तीसरा। मतलब ये कि कोशिश करें कि आपकी जो लाइन है उनमें विराम कम हो और कम विराम के साथ आप ज्यादा बातें कह सके। तो एक बिल्कुल भूमिका मैंने यहाँ पर बता दी मध्य प्रदेश और भारत के संदर्भ में। उसके बाद जो मैं हमेशा से कहता हूँ, डायग्राम बिल्कुल बनाए। तो यहाँ पर एक ऊर्जा संसाधन को लेकर एक डायग्राम जरूर बनाए ताकि जो परीक्षा के उसे अच्छे से पता हो कि हाँ, आपको ऊर्जा संसाधन के बारे में अच्छा खासा नॉलेज। तो यहाँ पर मैंने बांट दिया परंपरागत, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। इसमें जो चीजें आती है वो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दीजिए, आपको इतना तो बेसिक पता होगा इसे। उसके बाद फिर आपको शुरू होना है दोनों चीजों को अलग अलग करके, यानी कि जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है उनको लेकर और गैर परंपरागत। तो मध्य प्रदेश में ज्यादातर जो है परंपरागत ऊर्जा संसाधन जिसमें जल और विद्युत बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी मध्य प्रदेश में ना तो पेट्रोलियम से रिलेट करता है, ना परमाणु है, ना यूरेनियम, इतना कोई ज्यादा है नहीं। और हमारे पास शब्द भी कम है तो उस हिसाब से हमें इसे लिखना रहेगा। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत की हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। तो थोड़ा सा ऐतिहासिक रूप से जाते हुए आपको आंकड़ों के साथ बात करना पड़ेगा। जैसे कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पृथककरण के पश्चात विद्युत उत्पादन एक विस्तृत समस्या के रूप में उभरा है। इसका कारण भारत में 66% है, मध्य प्रदेश में 72% विद्युत का यहाँ पर उत्पादन आएगा का उत्पादन कोयले से होता है, तथा मध्य प्रदेश को अपना बहुत बड़ा भूभाग कोयले के रूप में छत्तीसगढ़ को सौंपा है। हुआ यह था कि जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो बहुत सारे जो खाने थी कोयले की वो चली गई छत्तीसगढ़ में। तो इसके साथ मध्य प्रदेश के सामने एक समस्या आ गई थी कि वह कोयला कहाँ से लेकर आए। तो ये एक ऐतिहासिक भूमि थी जो मैंने लिखी है और ये लिखना जरूरी भी हो जाएगा। अब उसके बाद फिर भी मध्य प्रदेश के पास वर्तमान में जो कोयला क्षेत्र है और उससे कुछ तापी संयंत्र भी हमने स्थापित कर रखे हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि हालांकि सुहागपुर एवं सतपुड़ा क्षेत्र में व्याप्त कोयले के कारण तापी संयंत्र मध्य प्रदेश में कार्यरत है।
तो आपको यहाँ पर, क्योंकि एक ये चीज याद रखिए कि मैंने यहाँ पर आंकड़ा भी बताया कि मध्य प्रदेश में इतनी फीसदी बिजली और भारत में इतनी फीसदी जो बिजली है वो अभी भी कोयले से बनती है। तो ऊर्जा संसाधन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आंकड़ा आपको लिखना रहेगा। आप जो तापी संयंत्र मध्य प्रदेश में उनकी इन शॉर्ट चर्चा करनी है आपको, ठीक है, ज्यादा डिटेल में जाना नहीं, क्योंकि जब आप ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो पीछे आपको और भी कवर करना है, जहां पर जल विद्युत ग्रह और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो यहाँ पर जैसे कि अमरकंटक तापी संयंत्र, जिसके बारे में नॉर्मल से जानकारी, अनूपपुर जिला में स्थित है, और चचाई जो कोयला है क्षेत्र है, वहां से चचाई क्षेत्र से कोयला प्राप्त होता है। उसके बाद विंध्याचल जो ताप संयंत्र, उसके बारे में जानकारी की है, सोवियत संघ की सहायता से सिंगरौली जो है वहां पर स्थापित किया गया था, जो मध्य प्रदेश की 30% बिजली की आपूर्ति करता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बिजली आपूर्ति यही संयंत्र करता है। तो यहाँ पर आंकड़ा इस बात को पुष्ट कर देता है, फिर आपको ज्यादा नंबर मिलने की संभावना भी हो जाती है। उसके बाद ये भी जानकारी गुजरात और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, इन शॉर्ट लिखना आपको। पेज तापी संयंत्र छिंदवाड़ा में स्थित मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना, इतना लिख दे के चल जाएगा। चांदी ताप संयंत्र तो 1957 में, इसकी स्थापना नेपानगर कागज संयंत्र को बिजली प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। तो ये कुछ 4 तापी संयंत्र थे, इनके बारे में इन शॉर्ट यहाँ पर हमने बता दिया। लेकिन फिर भी कुछ और बातें जो हमें करना चाहिए विद्युत उत्पादन को लेकर, ये तो कोयले से रिलेटेड था। और हम अब बात करेंगे विद्युत उत्पादन, क्योंकि ऊर्जा की मांग में विद्युत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी अदर देन पेट्रोलियम प्रोडक्ट आते हैं। तो आपको फिर आंकड़ों के साथ बात करना पड़ेगी कि मध्य प्रदेश में औसत विद्युत उत्पादन 5000 से 7000 मेगावाट के मध्य होता है, जिसका 39.7% कृषि एवं 29.2% उद्योग में खर्च होता है। तो ये एक दर्शाता है कि हाँ, आपको मध्य प्रदेश की ऊर्जा स्रोत के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, और कृषि में कितना होता है, उद्योग में कितना होता है, ये लिख देंगे तो इससे पता पड़ता है कि हाँ, मध्य प्रदेश में कृषि में मांग सर्वाधिक है। उसके बाद मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन क्षेत्र में जल विद्युत ग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले मैंने तापी विद्युत संयंत्र की बात करी, बीच में एक पैराग्राफ के जरिए जल विद्युत और तापी दोनों को कनेक्ट किया है। ये बात करने के बाद फिर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जल विद्युत ग्रह की। अचानक से खत्म नहीं किया है, तो आपके उत्तर में ये चीज जरूर होना चाहिए कि पैराग्राफ से पैराग्राफ जुड़ने चाहिए। तो मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन क्षेत्र में जल विद्युत ग्रह की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसकी शुरुआत गांधी सागर बांध के निर्माण के साथ हुई थी, और वर्तमान में मध्य प्रदेश में 35 बड़े जल विद्युत ग्रह और 87 छोटे जल विद्युत ग्रह कार्यरत है। तो यहाँ पर इनके नंबर जो हैं वो भी हमने लिख दिए, जल विद्युत ग्रह। अब जितने भी कुल मिला के जो डैम है उन्हीं की बात चल रही है। तो जितने भी डैम हैं उनको तो हम डिटेल में नहीं लिख पाएंगे, तो आप इसके लिए इन शॉर्ट एक अच्छा सा डायग्राम बना के डायरेक्ट बता दीजिए कि गांधी सागर तो कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर, किस राज्य की संयुक्त परियोजना, तो एमपी राजस्थान की। वैसे बरगी बांध नर्मदा पर है, ये सिर्फ एमपी के लिए, पुनासा बांध नर्मदा पर सिर्फ एमपी के लिए, ओकारेश्वर महेश्वर, उसके बाद बाण सागर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार, माताटीला बांध, हालांकि ये है तो यूपी एमपी बॉर्डर पर, लेकिन फिर भी इसे हमें लिखना रहेगा क्योंकि मध्य प्रदेश की नदी पर, और पेंच नदी पर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। तो यहाँ पर इन शॉर्ट बता दिया है। जल विद्युत की मैं पहले बात कर चुका था, तो यहाँ पर मैंने डायग्राम के थ्रू ये चीज बता दी। तो मध्य प्रदेश में इसके अलावा कुछ खास तो है नहीं, क्योंकि परमाणु ऊर्जा जो संयंत्र की बात करूं मध्य प्रदेश में कोई विशेष तौर पर लगे हुए नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। खासकर तापीय और जल विद्युत ग्रह थी, तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत में मैं उनकी चर्चा कर चुका हूं। अब बारी आती है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की। यहाँ पर हम देख लेते हैं, और फिर से कुछ बातें आप जरूर लिखिए, क्योंकि उत्तर आपको 300 शब्दों में लिखना है, कोई समस्या नहीं। कि भारत में ऊर्जा की बढ़ती मांग की असीम संभावना को देखते हुए 2022 तक 1.75 गीगावाट है ना, ये GW गीगावाट गैर परंपरागत ऊर्जा प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। इसमें 1 गीगावाट प्राप्ति केवल सौर ऊर्जा से है। इसी क्रम में सरकार की कुसुम योजना ना, तो योजना का भी उल्लेख कर लीजिए आप, तो बहुत अच्छा रहेगा। कुसुम योजना के माध्यम से कृषकों को खेतों पर सोलर प्लेट के माध्यम से सिंचाई को प्रेरित करती है। कुल मिला के एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में मैंने भारत सरकार की क्या कंडीशन है वो यहाँ पर बता दी कि 2022 तक इतना चाहता है, और जिसमें से 1 गीगावाट और सौर ऊर्जा से ही चाहता है। इसके अलावा फिर कुसुम योजना भी बता दी है कि भारत सरकार और योजना है तो मध्य प्रदेश में भी काम करेगी सही वो, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पर इसकी भी चर्चा कर ली। अब बात कर लेते फिर मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश सौर ऊर्जा उत्पादन की बेहतर स्थिति में है, बिल्कुल है, क्योंकि कर्क रेखा जो है 20 से होकर गुजरती है, जहां 2017 में
3022 मेगावाट की उत्पत्ति सौर ऊर्जा से हुई थी। मतलब इतना उत्पादन हमने किया था। मैं पहले कहता हूँ, आंकड़े आपके पास जरूर होना चाहिए। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के नीमच में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा 130 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा है और रीवा में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े पावर प्लांट का कार्य जारी है, जिसकी क्षमता 320 मेगावाट से 620 मेगावाट रखने का लक्ष्य रखा है। हालांकि ये अब इसको लेकर अभी भी कंफ्यूजन चलता है, क्योंकि रीवा वाला भी चल रहा था। अगर ये कंप्लीट हो गया होगा तो आप इसमें कोई समस्या नहीं है, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि ये पूरा हो चुका है नीमच का। तो यहाँ पर जो खासकर कुल मिला के मेरा उद्देश्य ये कि जो दो मध्य प्रदेश में बड़े हैं, मध्य प्रदेश में जो दो बड़े सोलर प्लांट थे उनकी हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा पवन ऊर्जा का भी काम अच्छा खासा हो रहा है मध्य प्रदेश में, तो इसकी भी चर्चा करना जरूरी है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में दूसरा स्थान है एवं विंड मॉनिटरिंग कार्यक्रम जो चल रहा है मध्य प्रदेश में के माध्यम से निजी कंपनियां भी मध्य प्रदेश में विशेष रुचि ले रही है। इसी कारण से वर्तमान में मध्य प्रदेश का लगभग 100% विद्युतीकरण को प्राप्त है एवं सरप्लस बिजली भी हो रही है। तो यहाँ पर फाइनली सभी को मिलाकर ये बता दिया है कि मध्य प्रदेश में अभी जो बिजली उत्पादन है वो 100%। बिजली उत्पादन तो 100 से ज्यादा है, जनसंख्या के मामले के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। बाकी जो है सब जगह बिजली प्राप्त है, यानी कि प्रत्येक जनसंख्या को बिजली मिली हुई। और सरप्लस है तो हम इसे दिल्ली मेट्रो को दे रहे हैं, दूसरे राज्यों को दे रहे हैं। इसके अलावा लास्ट में कुछ और भी आते हैं गैर परंपरागत में, जैसे कि छोटे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में बायोमास जैसे कार्यक्रम में अपशिष्टों के माध्यम से बिजली आपूर्ति की जा रही है, जो बैतूल के कसे गांव में स्थित मध्य प्रदेश का पहला गांव है। तो जो बैतूल का कसे गांव था मध्य प्रदेश का बायोमास से युक्त पहला गांव था। इसकी हमने यहाँ पर चर्चा कर ली। उसके बाद इसी क्रम में बैतूल का एक 5वां गांव पूरे भारत का प्रथम सौर संचालित गांव बना। तो यहाँ पर ये चीज भी आ गई है 5वां गांव को लेकर, ये अभी लेटेस्ट खबर थी, वो भी हमने बता दिया। अंततः हमेशा वीडियो नहीं है, उत्तर की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर का अंत जो होना चाहिए वो किसी अच्छी चीज के साथ होना चाहिए। तो अंततः मध्य प्रदेश सरकार जैव ईंधन नीति को लागू करते हुए जेट्रोफा, पोंगामिया, भूसे आदि से भी ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में जुटी हुई है। तो साथियों ये उत्तर थोड़ा बड़ा जाएगा, 300 शब्दों में हमें इसे लिखना था, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज का खासकर ध्यान रखें कि आपके उत्तर में सारी बातें यहाँ पर आ जानी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया, हाँ एक चीज और कर सकते थे आप इस उत्तर में कि आप एमपी का मैप बनाकर वहां पर इन संयंत्र जो थे इनको शो कर सकते थे। बाकी तो कोई समस्या है नहीं, डायग्राम बनाना जरूर बनाइएगा। इसके अलावा ये उत्तर आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आगे भी मैं इसी प्रकार के और वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।